आज हम लोग 12th के एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे तो सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल, आयन या एटम्स, ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। देखिए, किसी भी एक क्रिस्टल यूनिट के अंदर जो एटम या मॉलिक्यूल या आयंस अरेंज होंगे वो 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, और जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के 3D अरेंजमेंट से एक क्रिस्टल यूनिट का फॉर्मेशन होता है, और क्रिस्टल यूनिट्स मिलकर एक लैटिस यूनिट का फॉर्मेशन करेंगी। यही लैटिस यूनिट एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड है क्या? जो भी ऐसी वस्तु जिसका आकार निश्चित होता हो और एक पर्टिकुलर स्पेस घेरती हो, स्थान हो जिसका, जैसे ये क्या है, एक सॉलिड है क्योंकि इसकी फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। तो फिक्स शेप किस वजह से है? ये देखो, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट हैं एक फिक्स्ड पोजीशन पे हैं। अगर ये अपनी पोजीशन को छोड़कर चले जाएं तो इसका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहेगा, जिस वजह से इसकी सिमेट्री भी फिक्स नहीं होगी, जिस कारण इसकी शेप भी फिक्स नहीं रहेगी। तो यही हम समझेंगे इस वाले चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम दो प्रकार के सॉलिड समझते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, और अक्रिस्टलीय को बोलते हैं हम एमॉर्फस। तो इनके बारे में कुछ अंतर समझेंगे। होता क्या है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय? जितने भी क्रिस्टलीय सॉलिड होंगे उनकी एक फिक्स जियोमेट्री होगी, और फिक्स जियोमेट्री के साथ साथ उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे होता क्या है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, जबकि एमॉर्फस में, एमॉर्फस के अंतर्गत जो सॉलिड आते हैं उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अब समझेंगे ये है क्या रेंज ऑर्डर। कोई भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तब भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल इनका ज़्यादा होगा, तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और यदि कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के पास पास हैं फिर भी इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो कम होगा, तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से इसे हम बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इनके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, जिस वजह से हम उसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, जबकि एमॉर्फस की लेटेंट हीट कम होती है। होता क्या है ये लेटेंट हीट? जिस टेम्परेचर पर या जिस हीट पर कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, गलन ऊष्मा। और एमॉर्फस सॉलिड यदि कम टेम्परेचर पर या कम हीट पर ही गल जाए तो उसकी लेटेंट हीट कम होती है। इसके बाद यदि हम क्रिस्टलीय सॉलिड को किसी नुकीली परत पर रख के काटते हैं या किसी भी चाकू वगैरह से काटते हैं तो उसकी सतह हमें शार्प मिलेगी, शार्प। जबकि एमॉर्फस सॉलिड को काटने पर इनकी सतह रफ मिलती है। इसके बाद इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी अधिक होते हैं। क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट
अधिक होता है, हाई, जबकि एमॉर्फस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं दो प्रकार से सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं या क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। इनके दूसरे नाम भी होते हैं, क्रिस्टलाइन को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। एमॉर्फस को फाल्स या स्यूडो सॉलिड बोला जाता है, स्यूडो सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, आप फोर्स लगाओगे तो वो कंप्रेस नहीं हो सकते, ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। जबकि एमॉर्फस को आप कंप्रेस कर सकते हो, ये कंप्रेसिबल होते हैं। और हम इनके एग्जाम्पल अगर देखें, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जितनी भी मेटल्स प्रेजेंट हैं इन सभी में क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे कि कोई भी मेटल हो सकती है, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बात करें आयरन, कॉपर, गोल्ड, ईटीसी, कई सारी मेटल होती हैं जो क्रिस्टलीय फॉर्म में पाई जाती हैं। अब हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड में रबर, प्लास्टिक, कांच यानी कि गिलास, ईटीसी, ये सब एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। हम बात कर रहे हैं दो प्रकार के सॉलिड, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, हिंदी में बोला जाता है, जबकि इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे ट्रू सॉलिड या स्यूडो सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे यूनिट सेल क्या होते हैं, तो इसको हम रफ करेंगे पहले। अब हम इसके अंतर्गत समझेंगे क्रिस्टल स्पेस या लैटिस स्पेस क्या होता है। जैसे कोई भी एक क्रिस्टल हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें कई छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके की कई एक सारी यूनिट प्रेजेंट होंगी, तो इन्हीं में से किसी एक यूनिट की अगर हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। सबसे पहले हम लैटिस स्पेस की परिभाषा को समझेंगे। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हैं? आयन, मॉलिक्यूल या एटम्स, जो 3D संरचना में व्यवस्थित होते हैं और व्यवस्थित होकर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं लैटिस स्पेस। जिस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंतर्गत बहुत सारी क्रिस्टल यूनिट प्रेजेंट होंगी। तो अगर जनरल एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर कई फ्लोर होते हैं, तो एक जो पूरी बिल्डिंग है वो एक हमारी क्रिस्टल यूनिट है, क्रिस्टल यूनिट है ये, जिसे हम बिल्डिंग से एक तुलना करके ले चल रहे हैं। तो अगर इसमें एक फ्लोर की बात करें या एक रूम की बात करें तो वो है यूनिट सेल। यानी कि हम बात कर सकते हैं क्रिस्टल यूनिट या क्रिस्टल स्पेस में कई एक सारी यूनिट सेल प्रेजेंट होंगी। तो अभी यूनिट सेल है क्या? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होंगे वो 3D
स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं और जिस पॉइंट पर वो प्रेजेंट होंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं यूनिट पॉइंट या लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट ये हम बोलते हैं। और इस तरह की जो संरचना व्यवस्थित है इसी को हम बोलेंगे लैटिस स्पेस। जो 3D संरचना ये पूरी व्यवस्थित है इसे हम बोलते हैं लैटिस स्पेस। लैटिस स्पेस पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस पॉइंट को हम बोलते हैं यूनिट पॉइंट या लैटिस पॉइंट। और एक जो कोई फलक उपस्थित है यहाँ फेस दिखाई दे रही होगी ये, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस या फेस भी बोल सकते हैं। और इन दोनों के फेस के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल। यहां लिखेंगे इंटरफेसियल एंगल। जैसे इसे अगर हम नेमिंग करें इसकी, यह ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से। तो इसमें कई फेस प्रेजेंट है। कितनी फेस हैं? फेस की बात करें अगर हम, ए बी सी डी एक फेस हो गई। इसके अलावा ए डी एच जी, ए डी एच जी। और अगर हम बात करते हैं ए बी ई जी, ए बी ई जी और जी ई एफ एच, चार हो गई हैं। अब देखो एच डी सी एफ पांच, और कौन सी हो सकती है? ई एफ जी एच, छह हो गई। तो पूरे एक क्रिस्टल यूनिट में 6 फेस हमें मिलती हैं। तो ये हमारी फेस हो गई। अगर हम बात करें एड्ज, एड्ज क्या होता है? एड्ज लेंथ, एड्ज लेंथ क्या है? तो देखो ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलते हैं एड्ज। तो कितनी एड्ज होंगी इसमें? ए से बी तक एक ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया, इसके अलावा सी एफ हो गया, और कौन सा है? डी एच हो गया, ए जी हो गया, बी ई हो गया एक, और ई एफ एफ एच। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कितनी उसमें एज उपस्थित है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं। तो यूनिट सेल कितने टाइप की होती है? अगस्ट ब्रेवियस के अनुसार 1948 में 7 प्रकार की यूनिट सेल बताई गई। 7 प्रकार की यूनिट सेल, जैसे ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। इस तरीके से हम लोग 5 प्रकार की पढ़ेंगे। उसके लिए एक ट्रिक भी समझेंगे, 7 प्रकार की समझेंगे, ट्रिक है उसके लिए हम बताते हैं।
तो एक ट्रिक है, कर भला तो हो भला तेरा और मेरा। तो भला तो किसी का नहीं हो रहा, इस वजह से भला को काट दो। ठीक है। अब का से क्यूबिक, रा से रोम्बोहेड्रल, ता से टेट्रागोनल, हो से हेक्सागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, ता से ट्राइक्लिनिक और मा से मोनोक्लिनिक। 7 हो गई होंगे। क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। इस प्रकार से हम 7 प्रकार के यूनिट सेल समझते हैं, जिसमें टोटल 14 स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बट यहाँ हम यूनिट को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल को समझेंगे। तो ये आप नोट कर लेना, आगे देखते हैं हम। तो क्यूबिक यूनिट या क्यूबिक यूनिट सेल 2 तरीके से समझेंगे। एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो परमानेंट यूनिट सेल या इसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है। तो मैक्सिमम यही लिखा मिलता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम बात करें प्रिमिटिव में कौन आता है। प्रिमिटिव में होता है एससी, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। तो एससी प्रिमिटिव में होता है, जबकि नॉन प्रिमिटिव में होता है बीसीसी और एफसीसी। तो हम लोग एक एक से इनको समझते हुए चलेंगे। सिंपल क्यूबिक क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक बनाते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गए। अभी तक ये तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, बट अगर इसके कॉर्नर पर ही केवल सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हों तो वो सिंपल क्यूबिक होता है। इसे हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। यदि कॉर्नर पर तो हैं, उसके साथ साथ उसके सेंटर पर भी होगा, तो उसे हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इनसे अटैच होता है सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से इस तरीके से, और कॉर्नर के साथ साथ क्रिस्टल यूनिट में या यूनिट सेल में उसके फेस पर भी प्रेजेंट हो यहाँ, तो उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो 3 प्रकार के समझे हैं, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। है क्या, तीनों एक जैसी ही संरचनाएं हैं, बट
अगर उसके कॉर्नर पर ही केवल सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो वो सिंपल क्यूबिक होगा। कॉर्नर के साथ साथ उसके सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे, उसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। और यदि फेस सेंटर्ड में उसके फेस पर प्रेजेंट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके लिए जेड का मान निकालते हैं, यानी कि जितने भी इसमें पार्टिकल हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितने हैं, कितना परसेंट है या कितना है। तो उनका कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम जेड समझते हैं। कैसे? एक जो पार्टिकल है पूरे क्रिस्टल यूनिट में या यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? 1/8। 1/8 इसका कंट्रीब्यूशन है। और टोटल कितने हैं? 8। तो मल्टीप्लाई कराओगे 8 का तो टोटल आ जाएगा 1। इसके लिए जेड का मान 1 होता है। जबकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जेड का मान कितना होगा? जो सेंटर है, सेंटर पे 1 होगा और इसके कॉर्नर पे जितने भी पार्टिकल है 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ लिखे हैं, यहाँ दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। इसके लिए अगर जेड का मान निकालें 1/8, 1/8 का मतलब क्या है? जो एक पार्टिकल है, ये लिख दिया हमने, टोटल कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं? 8। तो ये 8 से घिरा होगा, इसका पूरी लैटिस यूनिट क्रिस्टल यूनिट में 1/8 कंट्रीब्यूशन है। और टोटल कितने हैं? 8 प्लस 1 इसके सेंटर पे भी प्रेजेंट है, तो टोटल आ जाएगा 2। इसके लिए जेड की वैल्यू 2 होगी। अगर इसके लिए निकालें तो टोटल 8 है और 1 के लिए निकाल रहे हैं तो 1/8। अब हम बात करते हैं सेंटर पर। तो सेंटर पर कितने होंगे? सेंटर पर है, फेस सेंटर पर 1 2 3 4 5 6। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है। कैसे पता? कोई भी प्लेन सरफेस या पेपर ले लो, अगर उसमें हम कोई एक गोल बॉल या कुछ भी फिक्स करें तो आधी वो ऊपर की तरफ निकली रहेगी, आधी नीचे की तरफ। यानी कि एक फेस पर, एक फलक पर किसी भी पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई कराओगे, इसके लिए टोटल z बराबर 4 निकलेगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज होंगी ये। न्यूमेरिकल्स जब हम लगाएंगे तब ये यूज होना है। सिंपल क्यूबिक में z 1, बॉडी सेंटर्ड में z 2 और फेस सेंटर्ड में z का मान 4 होता है। अब हम एक एक से इनके बारे में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक। ये हमने एक सिंपल क्यूबिक बना दिया। इसमें 8 कॉर्नर हैं और प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अब देखो, इसके लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या होता है ये पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी हिंदी में बोलते हैं इसे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या है? जितने भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे वो कितना स्थान घेरते हैं और कितना स्थान उनके द्वारा खाली छोड़ दिया जाता है। इन सभी को निकालने के लिए हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी समझते हैं। जैसे इसमें समझें, अगर सिंपल क्यूबिक में तो कोई एक पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरा ये है, ऐसी कोई तीसरा यहाँ पर होगा, ऐसी कोई यहाँ पर चौथा होगा, एक और होगा। इसी तरीके से जितने भी कॉर्नर है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो उनके द्वारा कुछ खाली जगह छोड़ दी जाएगी, ये दिख रही होगी कुछ खाली जगह, और कुछ जगह घेर ली जाएगी। तो जितने भी में वो प्रेजेंट हैं उतना ही हम लोग स्पेस अगर निकालें तो उसे हम बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। न्यूमेरिकली अगर इसे हम समझें तो इसकी जो रेडियस होगी
आर होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेडियस कितनी होगी आर, और ये जो एज है, एज इसकी ए हो गई, ठीक। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, तो ए बराबर हो जाएगा 2r, आर बराबर ए बाई 2, ये हम निकाल सकते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100। परसेंटेज में निकालेंगे तो हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब z क्या है, सिंपल क्यूबिक के लिए z का मान आपने अभी निकाला है, कितना निकला, z इक्वल टू 1/8, क्योंकि एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन पूरी यूनिट के अंदर 1/8 है। टोटल कितने हैं पार्टिकल, 8, कैंसिल करोगे कितना आएगा 1। z की वैल्यू आपकी 1 है, r की वैल्यू भी आपको पता है। अब ए क्यू या ए क्या है, किसी भी क्यूब का आयतन उनकी भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, तो इसका आयतन कितना होगा ए क्यू, ठीक है। अब देखो z का मान कितना है 1 मल्टीप्लाई 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी आई a/2 का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100, ये हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ए क्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 8, इसे आप कैंसिल कर दो, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, कितना हो गया 4/3 पाई 1/8 इंटू 100, इसे कैंसिल करो कितना आएगा 2। तो हो गया हमारा पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू π/6 इंटू 100। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अपॉन 6 इंटू 100। अगर 6 का डिवाइड करोगे 3.14 में तो 6×5 = 30, 5 आएगा, और 6×2 = 12, 6×3 = 18, सॉरी इंटू 100। 100 का मल्टीप्लाई कराओगे 50.3% इसकी पैकिंग इफिशियंसी आ गई। यानी कि इसमें जो 8 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उन 8 पार्टिकल्स के द्वारा कितना स्थान घेरा गया होगा इस पूरे यूनिट सेल के अंदर, 52.3%। अब एम्प्टी स्पेस कितना होगा, तो एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए जो टोटल 100% हमने माना है उसमें से अगर इतना माइनस कर दो तो एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। एम्प्टी स्पेस इक्वल टू 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी, 100 माइनस 52.3 इक्वल टू 47.7%, ये इसका एम्प्टी स्पेस हो गया। इस तरीके से हम लोग पैकिंग इफिशियंसी को समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगला हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।